नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज बात करेंगे कुछ बड़े और अहम उन अपराध से जुड़े कानूनों की जिनमें अपराध की परिभाषा को बदलने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। कई अपराध ऐसे हैं जिनकी परिभाषा को वर्तमान समय के हिसाब से बदलने की जरूरत है, जिसमें वैवाहिक दुष्कर्म, इच्छा मृत्यु, यौन अपराध से लेकर राजद्रोह से संबंधित कई ऐसे मसले शामिल हैं जिन पर एक बार फिर से उनकी परिभाषा तय हो, इसके लिए गृह मंत्रालय ने 5 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया है। समिति 49 तरह के ऐसे अपराधों को उनकी परिभाषा के लिहाज से पुनर्विचार के लिए उसने चुना है, जिसमें 124A के तहत देशद्रोह के अपराध की परिभाषा भी शामिल है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के कुलपति डॉक्टर रणबीर सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रामाणिक और प्रक्रियात्मक आपराधिक कानून और साक्ष्य कानून पर ऑनलाइन, सार्वजनिक और विशेषज्ञों की सलाह मांगी है। समिति हिंसक घटनाओं के लिए विशेष कानूनों की शुरुआत करने पर भी विचार कर रही है, जिसमें हिंसक भीड़ या फिर ऑनर किलिंग जिस तरह के मसले शामिल होंगे। तो आज समझेंगे कि असल में ये जो अपराधों की परिभाषा को पुनर्परिभाषित करने की बात हो रही है, इसकी कितनी जरूरत है और वो कौन से अहम अपराध हैं जिनमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और इसका दायरा क्या हो सकता है। इसे समझाएंगे हमारे 3 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ PK मल्होत्रा साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कपिल सांकला हैं, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट से। स्वागत है कपिल जी। और सत्य प्रकाश हैं, लीगल एडिटर, द ट्रिब्यून से। सत्या, बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत में करना चाहूंगा मल्होत्रा सर आपसे कि जिस तरीके से और लंबे अरसे से इसकी मांग भी हो रही थी, कई बार संसद में भी इस तरह का मसला उठा कि बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसले आए और जो उनकी परिभाषाएं थी वो उससे कहीं मिसमैच कर रही थी। इसे कैसे देखते हैं, इस प्रयास को और इस कदम को? कविंद्र जी, ये जो विषय आप उठा रहे हैं और जो प्रोफेसर रणबीर सिंह जी की कमेटी की अध्यक्षता में जो ये विचार के लिए रेफरेंस मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है, ये हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म का एक भाग है। और रिफॉर्म इन क्रिमिनल लॉ ये कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है। ये समय समय पर इस पे पहले भी कमेटियां बैठी हैं और इस पे कई तरह के रिफॉर्म्स पहले भी किए गए हैं। और अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूं तो मलिमत कमेटी की एक रिपोर्ट है 2003 की, जिसमें उन्होंने कम से कम 150 से ऊपर रिकमेंडेशन दिया था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म के लिए। उसके बाद 2007 में एक प्रोफेसर माधव मेनन कमेटी की रिपोर्ट आई, जिन्होंने फिर इसके ऊपर कुछ एक ऑफेंसेस को भी परिभाषित करने की बात की और बहुत सारे ऑफेंसेस के क्लासिफिकेशन की बात की कि उनको 4 अलग अलग कोड में बांट दिया जाए ताकि उनके प्रोसीजर अलग अलग हो जाएं और उनको अगर परिभाषित करने की आवश्यकता हो तो वो भी की जाए। उसके बाद में जब निर्भय केस हुआ 2012 के आखिर में, तो 2013 में जस्टिस वर्मा कमेटी की एक रिपोर्ट भी आई, जिसके बेसिस पर 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास किया गया, जिसमें रेप की डेफिनेशन का मॉडिफिकेशन किया गया और उसमें कुछ और भी ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन जो हैं वो डाले गए। इसी तरह लॉ कमीशन भी समय समय पर अपनी रिपोर्ट क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स के लिए देता रहा है। इन एडिशन हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंदर ही एक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे BPRD कहते हैं, वो भी है, जो समय समय पर इस पर कार्य करता है और अपनी रिपोर्ट देता रहता है। और उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक नेशनल मिशन फॉर जुडिशियल डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स ये कार्य करता है, जिसके प्रमुख स्वयं लॉ मिनिस्टर हैं, उसमें होम मिनिस्टर भी होते हैं, उसमें स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, कोर्ट्स का रिप्रेजेंटेशन भी है थ्रू रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसमें हमारे लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो भी एक मेंबर आते हैं। और उसके अलावा जो हमारे होम मिनिस्ट्री के अलावा सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल भी होते हैं। ये कमेटी भी समय समय पर अपनी रिकमेंडेशन देती रही है।
अब जो होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किया है, अगर उसका बात देखें तो जितनी बात आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कही, उसको देखते हुए ये लगता है कि उसका स्कोप एक लिमिटेड है, कि कुछ एक ऑफेंसेस की परिभाषा को बदलने की बात हो रही है। जी जी, मैं समझता हूं पहले जितनी भी कमेटियां बनी हैं, शायद इस पर्टिकुलर इश्यू को लेकर के डेडिकेटेड कमेटी परिभाषाओं को चेंज करने के लिए नहीं बनी है। बहुत बारी ऐसे भी समस्या आती है कि जो परिभाषित है, देखिए एक बात बहुत ध्यान से हमारे समझने की बात है, जब हम क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म की बात करते हैं तो हम इंडियन पीनल कोड की बात कर रहे हैं, एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो करीब 40 से ज्यादा ऐसे कानून हैं जो क्रिमिनल लॉ से डील करते हैं। शायद बाकी भी ऐसे कानून हैं जिनमें और भी अमेंडमेंट की जरूरत है। एक जो अभी कुछ एक सेक्टर ऐसा है, लीगल फेटर्निटी के लोग, जिन्होंने इस कमेटी को लेकर के कुछ प्रश्न उठाए हैं, और उनका कहना यह है कि कमेटी का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जो कमेटी ने क्वेश्चनायर सर्कुलेट किए हैं उसको लेकर के जो मंशा सरकार की है वो क्लियर हो जाती है कि कुछ एक ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसका दुरुपयोग हो रहा है, या जिस हिसाब से उसके अंदर अगर कोई अपराध करता है तो कन्विक्शन होना चाहिए, तो कन्विक्शन नहीं हो रहा है, या उसकी इंटरप्रिटेशन जो कोर्ट्स द्वारा दी गई है वो उस आधार पर नहीं है जिसके आधार पर पार्लियामेंट ने उस कानून को बनाया था। इसलिए इन अपराधों की परिभाषा को दुरुस्त करने की या चेंज करने की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने विचार मांगे हैं। मैं समझता हूं गवर्नमेंट की मंशा इस मामले में बहुत क्लियर है कि अगर ऐसे अपराध हैं जो देश की स्वतंत्रता सार्वभौमिकता को अफेक्ट करते हैं, अगर उसमें चेंज की आवश्यकता है तो हमें करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2013 को जो अमेंडमेंट आया था, रेप की डेफिनेशन को उसमें अमेंडमेंट की जरूरत थी और वो किया गया। उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की बात थी, वो भी शिफ्ट की गई। तो ऐसा बहुत सारे और भी अपराध है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है, उसके अंदर भी बर्डन ऑफ प्रूफ की बात है, उसको चेंज किया गया। और पॉक्सो के अंदर भी जो है, जो बच्चों के अगेंस्ट में क्राइम होते हैं, उस कानून के अंदर भी इस तरह के प्रावधान लाए गए कि जिस पर्पज से वो एक्ट बनाया गया है वो हम पर्पज अचीव कर पाए। अगर वही मंशा है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन उसमें मेरा एक ही कहना है कि शायद समय सीमा जो कमेटी को दी गई है, उस समय सीमा के अंदर क्या कमेटी के लिए ये संभव होगा कि वो इस तरह की डेफिनेशंस को चेंज कर सके। मैं एक पॉइंट और कह करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। 1860 में जब मैकाले ने आईपीसी बनाया गया, उस आईपीसी को बनाने में 35 साल लगे थे। वो डेफिनेशंस इतनी परफेक्ट थी कि आज 2020 में भी हम उन्हीं डेफिनेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक डेफिनेशंस को लेकर जो प्रश्न उठाए गए हैं, मैं समझता हूं उसमें बहुत ही वाइडर कंसल्टेशन की आवश्यकता है। अब वो वाइडर कंसल्टेशन क्या 6 महीने के अंदर हो पाएगा, इसके ऊपर बहुत लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ओके, कपिल साहब, दो तीन चीजें हैं जो मोटे तौर पर, क्योंकि 49 तरह के अपराधों की परिभाषा को पुनर्विचार के लिए इस कमेटी ने चुना है। इसमें प्रमुख तौर पर अगर मैं कहूं 124A का मसला है, और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण दिख रहा है कि क्या अपराध करने के लिए अपराधी की उम्र, जो न्यूनतम उम्र है, उसे बदलने की जरूरत है, उसे या मैं कहूं कि उम्र से अलग करने की जरूरत है। ये जो दो इस तरीके की महत्वपूर्ण चीजें मुझे नजर आती हैं, किस तरीके से इसे देखते हैं, और क्या आज के दौर में क्या इसमें किस तरीके से बदलाव और क्यों? जी देखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है। जो न्यूज होती है वो आग की तरह फैलती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और आजकल न्यूज में सारे लोग अपने व्यूज डाल देते हैं व्हाट्सएप और दूसरे कम्युनिकेशन से। तो जो सेडिशन एज अ चार्ज है 124A में, ये बहुत सारे केसेस में बहुत बार उछाला गया है कि सेडिशन का मतलब क्या है, और ये बोला जा रहा है कि ब्रिटिशर्स की धरोहर है, इसे चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि वो उस समय एस्पेक्ट ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को दबाने के लिए यूज करते थे। काफी सारे ऐसे जो लॉज हैं और जो पावर्स दे रखी है सीआरपीसी में, आईपीसी में, फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स एक्सेट्रा, इसमें ये काफी टाइम से मांग हो रही है कि इसको चेंज करा जाए। एक एस्पेक्ट और है जो सेडिशन के साथ नहीं है बट फिर भी काफी बोला जाता है, वो है डेफेमेशन लॉज पे। अब देखिए, डिफेमेशन लॉज जब गोरों ने हमें दिया था, अंग्रेजों ने दिया था, तो ये था कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसको पता चला, उससे आपको क्या लॉस हुआ, आपको क्या धक्का पड़ा, बिजनेस में क्या नुकसान हुआ। आज की डेट पे अगेन टेक्नोलॉजी की वजह से ये इश्यूज नहीं रह गए। आप दिल्ली में बैठ सकते हैं और आपकी रेप्यूटेशन कहीं डाउन साउथ कहीं पे खराब हो सकती है, कोई और बिजनेस हो सकता है,
आपको अनवांटेड या लॉस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो जो इस तरह के इश्यूज हैं वो सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, आज की मांग है। तो ये जो कमिटी है ये इसको देख रही है, और इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूं कि ये बोला गया है कि एक लिमिटेड पीरियड दिया गया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर आप कमिटीज के काम देखें तो 10-10, 12-12, 15-15 साल वो चल रहे होते हैं, वो डिस्कशंस कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट एक मूवमेंट है जो सही दिशा में है, सही डायरेक्शन में है। एक चीज और मैं बताऊंगा, देखिए एक चीज और को बोल रहे थे कि सीआरपीसी में क्या अमेंडमेंट की जरूरत है जो कि लेकर आ रहे हैं। एक बड़ी दो इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा कि रेप जो 377 है उसमें आपने अमेंडमेंट कर दिया, वो हो गया, पर रेप की जो एलिगेशन है वो होता है व्हेन अ मैन डज समथिंग, वो स्टार्ट ही होता है व्हेन अ मैन। तो उसमें भी अब अमेंडमेंट की जरूरत है ना। जब आप ये बोलते हो कि सेम सेक्स रिलेशनशिप्स अब क्रिमिनल नहीं है, क्राइम नहीं रहे, तो उसमें सेम सेक्स रेप इश्यूज भी आ सकते हैं, एंड ऑपोजिट सेक्स में ये भी हो सकता है फीमेल वुड बी एन अक्यूज। ये भी केसेस आए हैं, परंतु क्योंकि रेप में अमेंडमेंट नहीं हुआ है तो इस वजह से कोई क्रिमिनलिटी नहीं बनती है। अब दूसरी चीज ये हो गई कि ये बोला जाता है कि जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है देखिए कितना स्लो चल रहा है, कोर्ट्स कितने टाइम लगाते हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए हिंदुस्तान में सिर्फ, और डेवलप्ड नेशंस में ये नहीं है, हिंदुस्तान में एक अनफॉर्चुनेट बात है कि आईओ पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता अगर आईओ वो डॉक्यूमेंट्स ना पेश करे कोर्ट में जो कि अक्यूज की इनोसेंस दिखाते हैं। कैन यू बिलीव दिस कि अगर इन्वेस्टिगेशन में आईओ को ये पता चलता है, ये 10 डॉक्यूमेंट से पता चलता है ये आदमी अक्यूज नहीं है, तो उस पे कोई प्रेशर नहीं है। बाय लॉ ही इज एंटाइटल्ड नॉट टू फाइल दोस डॉक्यूमेंट्स। अब आप देखिए अगर इन्वेस्टिगेशन में सरकारी डिपार्टमेंट के एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन से ये पता करा कि ये क्राइम नहीं है, ये क्राइम हुआ है, या ये डॉक्यूमेंट्स ये प्रूव करते हैं कि ये अक्यूज इनोसेंट है, तो यहां पे लॉ फेयर डिस्क्लोजर नहीं है। तो अब आप देखिए ये कितने सारे नए एक्ट, नई चीजें हैं सामने जो ये कमेटी देख रही है, जिसमें इंप्रूवमेंट लेकर आ रही है, जिससे हमारा सिस्टम भी फास्ट होगा। और काफी सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि अगेन जैसे मैंने कहा कि प्रेशर टैक्टिक्स से ब्रिटिशर्स के, वो खत्म होंगे। एक लास्ट में और बताऊंगा, जैसे कि एक लास्ट का और है, जैसे कि बेल मैटर्स होते हैं, वो एक बहुत तगड़ी मांग है कि जी बेल मैटर्स बड़ी डिस्क्रिशनरी होते हैं। आप उसी जज के सामने सेम फैक्ट्स लेकर जाएंगे तो एट अ पर्टिकुलर स्टेज वो बेल दे देंगे, दूसरी स्टेज में नहीं देंगे, डिस्क्रिशन है ये। तो एक मांग हो रही थी कि एक बेल एक्ट होना चाहिए जिसमें ये होना चाहिए कि पॉइंट वाइज हो, आदमी एजुकेटेड है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, नॉन हीनियस ऑफेंस करा है, रिहैबिलिटेशन की चांसेस है नहीं है, तो ये जैसे कमेटी देख रही है रिहैबिलिटेशन कि आप उसको जेल भेजने के बदले क्या कम्युनिटी सर्विस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो उस तरह के सिस्टम्स अगर देखे जा रहे हैं, और ये अगर कमेटी बैठी और इस तरह की और कमिटीज बैठे, तो हमारा जुडिशियल सिस्टम इंप्रूव होगा, हमारे लॉज इंप्रूव होंगे, और हमारी कोर्ट्स के पास काम ज्यादा अच्छी तरह से करने का मौका मिलेगा, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ केसेस रिड्यूस हो जाएंगे। ओके सत्या, क्योंकि बहुत सारे इसमें 49 अलग अलग अपराधों को शामिल किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण तौर पर मैं कहूं, एक तो अपराधी बालिग नाबालिग को लेकर जो फैसले हुए हैं हाल के कुछ पिछले वर्षों में, और यहाँ पर इस पर सुझाव मांगे गए हैं। दूसरा ये कि क्राउड, जब मैं कहूँ कि तौर पर कोई हिंसा कर रही है, भीड़ तंत्र जो इस वक्त घटनाएं सामने आती हैं, उसको लेकर क्या किसी कानून की जरूरत है, कमेटी इस पर भी विचार मांग रही है। और तीसरा 124A जिसको लेकर लगातार मैं कहूँ कि हर 5-7 साल में इस पर काफी ज्यादा बहस होती है कि इसकी परिभाषा, इसका दायरा बदलने की जरूरत है। इससे पहले कि मैं आपके सवालों का उत्तर दूं, 2-3 चीज़ें जो लार्जर इम्पोर्टेंस की है, वो ये है कि जो आईपीसी जो अब तक काम कर रहा है, डेफिनेशनल अगर बात करें कि अलग अलग जो अपराध हैं उनके डेफिनेशंस की, जो बेसिक क्राइम्स हैं, चाहे वो मर्डर हो या रेप हो, उनके डेफिनेशंस में कोई प्रॉब्लम उस तरह की थी नहीं। और जो 2013 में जो अमेंडमेंट किया गया है रेप के डेफिनेशन में, वो बहुत वाइड हो गया है। और उसमें जो जैसा कि सांकला जी ने कहा कि जो अगर सेक्शन 377 आईपीसी को रीड डाउन करने के बाद, उसके बाद रेप की जो डेफिनेशन है वो चेंज होनी चाहिए। बट जो बाय एंड लार्ज जो बेसिक डेफिनेशंस हैं आईपीसी में, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एक जो चीज़ें नए तरह की आई हैं और जिनकी मांग उठ रही है, जिसमें एक आपने चर्चा की मॉब लिंचिंग की। मॉब लिंचिंग ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में कहा था कि इसके लिए अलग से संसद को कठोर कानून बनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि दैट जजमेंट सफर्स फ्रॉम नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। मॉब लिंचिंग हो
किसी एक ने मारा हो, 10 ने मारा हो, आईपीसी इज कैपेबल एनफ टू डील विद दैट। मर्डर है तो आपको 302 लगेगा। अगर कॉमन इंटेंशन है तो जो आईपीसी की धारा मेरे ख्याल से सेक्शन 32 है वो आएगा, या 32 या 34 है। और अगर जो भीड़ एक साथ मिलकर कुछ करती है, इसके लिए सेक्शन 149 है, अनलॉफुल असेंबली। तो ऐसा नहीं है कि आईपीसी में मॉब लिंचिंग के लिए कोई धारा नहीं है। तो ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है जिसका शिकार सुप्रीम कोर्ट भी है। एक तरह के एक फैसले में उन्होंने कहा। उसी तरह से ऑनर किलिंग है, इसके लिए अलग किस वजह से हत्या हुई इसका कोई मतलब नहीं है। हत्या हुई है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बात खत्म है। तो इसीलिए अब किसी ने किसी अलग अलग कारणों से हत्या हो, उसके लिए मर्डर के अलग अलग सेक्शंस हो, ये मेरे ख्याल से ये बात सही नहीं है। रही बात जुवेनाइल, जो एज ऑफ जुवेनिलिटी की है, जो किस एज पे कोई क्राइम करता है उसके अपराध को अपराध की श्रेणी में लाया जाए। कुछ तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं क्रिमिनल लॉ के, जिसमें एक है डॉली इन कैपेक्स। जैसे आईपीसी में भी धारा है 82 और 83, 7 साल से उम्र के कम बच्चों के बारे में ये माना जाता है कि वो जो एक क्रिमिनल इंटेंशन है वो फॉर्म करने की स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए उनको सजा दी ही नहीं जा सकती है किसी भी। 7 से 12 साल के बच्चों के लिए एक अलग कैटेगरी है, उसमें ये माना जाता है कि इफ द चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट, तो हो सकता है कि उसको हम उसका ट्रायल हो या उसको प्रोसिक्यूट किया जाए। उसी तरह से जो 14 के बाद की है उसकी एक अलग कैटेगरी है। अभी 16 से 18 के बीच की एक कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस खासकर या जो सीरियस हीनेस क्राइम्स है उनके लिए बनाई गई है। ये जो लार्जर इशू है, जो सोसाइटी के लिए एक तरह का पॉलिसी का इशू है कि किस लेवल पे आप किस अपराध को अपराध की श्रेणी में रखते हैं। खासकर बच्चे जो मेजर नहीं हुए हैं, 18 साल से कम के हैं, उनके लिए ये एक विचारणीय विषय है, इस पे विचार किया जा सकता है। लेकिन जो कुछ खास चीज़ें, कुछ चीज़ें जो मैलिमत कमेटी ने कही थी, जैसे उन्होंने कहा था कि कुछ अपराधों के लिए पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसको एडमिसिबल बनाया जाए। हालांकि इस तरह के कुछ एक्सेप्शंस पहले से ही हैं स्पेशल लॉज में, खासकर एंटी टेरर लॉज में इस तरह की चीज़ें हैं। एक और चीज़ उन्होंने जो कही थी उसमें कि जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो बेसिक है, जिसमें कि ये कहते हैं कि क्राइम हैज़ टू बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसको उन्होंने डाइल्यूट करने की चीज़ कही थी। मेरे हिसाब से जो बेसिक जो जूरिस्प्रूडेंशियल बेसिस है जो क्रिमिनल लॉ का, उसको मेरे हिसाब से पास नहीं करना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, चूँकि आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बना हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जैसे इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 20, उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें कि कोई भी क्रिमिनल लॉ बैक डेट से लागू नहीं हो सकता है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते हैं, किसी को अपने ही खिलाफ एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, या जो डबल जियोपार्डी का है, किसी एक अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है, या फिर अगर कहें आर्टिकल 21 का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, पहला हिस्सा तो सब्सटेंटिव है, राइट टू लाइफ के लेके, बट दूसरा है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, जो कि अब मेनका गांधी केस के बाद खासतौर पर मानते हैं कि वो प्रोसीजर जो है फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। तो ये जो ब्रॉडर पैरामीटर्स हैं, चाहे वो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का हो और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, इनको ध्यान में रखते हुए जो टास्क दिया गया है, जो अभी के समय में जो समाज में जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो एक तरह से जो अद्यतन चीज़ें हैं उनको उसमें शामिल करने का, और जो करंट जो सोसाइटी है वो जिस तरह की चीज़ें फेस कर रही हैं, तो क्या इसके मद्देनज़र कोई ज़रूरत है चेंज करने की। तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से ये कमेटी तैयार करेगी, जिसके बाद फिर से विचार विमर्श होगा, जिसमें जो काफ़ी चर्चा में है मल्होत्रा सर, वो है 124A को लेकर। मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत इसका व्यापक दायरा रहा है डेफिनेशन को लेकर। जो मैंने देखा, पढ़ा है, अब तक सुना है कि इसमें बदलाव को लेकर कई बार मांग भी होती रही है संसद में। हालांकि लॉ कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो इसकी परिभाषा है, क्या आपको लगता है कि वक्त के लिहाज से इसमें अब बदलाव ज़रूरी है? कविंद्र जी, मैं दो बातों को पहले कहना चाहूँगा। एक तो जैसा कि सत्या जी ने बताया कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस प्रोबेबली उसमें, या जो हमारा संविधान के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं, उनमें किसी तरह के चेंजेस लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कपिल जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है,
टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ ऐसी चेंजेस आई हैं कि जो चीज़ें पहले अपराध के दायरे में नहीं आती थी या क्लैरिटी नहीं है विद रिगार्ड टू जुरिस्डिक्शन, उन चीज़ों को लेकर के शायद चेंजेस की आवश्यकता है। और इस कमेटी को जो मैंडेट दिया गया है वो मैंडेट इसी वजह से है कि अगर इन चीज़ों को देख करके बिना बेसिक जूरिस्प्रूडेंशियल इश्यूज को चेंज किए हुए अगर कहीं चेंज की आवश्यकता है तो उस पर विचार करके ये कमेटी अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देगी, जिसके ऊपर फिर से होम मिनिस्ट्री जो उस पर विचार करेगी। लेकिन 124A को लेकर के जो आप बात कर रहे हैं, यस, इसको लेकर के भी बहुत लोगों को एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि ये प्री इंडिपेंडेंस एरा का लॉ है। अगर आप ये कहते हैं तो 1860 का जो आईपीसी है वो भी तो प्री इंडिपेंडेंस एरा का ही है। क्या उसके आप सारे प्रोविजन चेंज करने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का है? आपका एविडेंस एक्ट भी 1872 का है। एविडेंस के जो भी प्रिंसिपल हैं वो इतने सॉलिड ले डाउन किए गए हैं कि आज भी हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इवन जो हमारा 1973 का सीआरपीसी है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसने 1861 के सीआरपीसी को रिप्लेस किया, कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस उसमें नहीं लाई गई। बेसिक प्रिंसिपल आज भी वही के वही हैं। अगर आप 124A की बात करते हैं, मैं समझता हूं शायद उसकी परिभाषा को लेकर के इसमें आवश्यकता है चेंज की, इसमें कोई शक नहीं है। और कमेटी जरूर उसको कंसीडर करके जो टेक्नोलॉजी की वजह से या दूसरे कारणों से अगर उसमें चेंज की आवश्यकता है तो कमेटी उस पर जरूर अपनी रिकमेंडेशन देगी। लेकिन अगर रिकमेंडेशन नहीं भी आती है तो ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में हमारे पास उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमारी जुडिशरी बहुत वाइब्रेंट है। जिस तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करती है, इसी तरह उन्होंने 124 के प्रोविजंस को भी इंटरप्रेट किया है। What stops the executive from laying down the guidelines कि 124A की जो पावर यूज की जाएगी या जो इस सेक्शन को यूज किया जाएगा वो किन किन सर्कमस्टांसिस में किया जाएगा। अगर आज की तारीख में भी एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर कोई गाइडलाइंस ले डाउन कर देती है, जो सेक्शन की जो उसमें जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा के बाहर में ही जाता है, तो मैं समझता हूं उसका मिसयूज रोका जा सकेगा और यूज करने के लिए एक क्लियर गाइडलाइन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मिलेगी और वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उस गाइडलाइंस को यूज करते हुए 124 का ठीक प्रकार से यूज कर सकेगी, ताकि जो लोग वाकई में ही देशद्रोह का कार्य करते हैं उनके अगेंस्ट में केसेस किए जा सकें। लेकिन जिनको सिर्फ विंडिकेशन, जिनको जो है सिर्फ वैसे ही यूज बुक किया जाता है, अगर वो गाइडलाइंस ठीक से ले डाउन हो जाती हैं तो इस तरह के केसेस को रोका जा सकता है। ओके, वक्त कम है, लेकिन कपिल जी मैं सत्य आ रहा हूं बहुत संक्षेप में। कपिल, 124A को लेकर क्या आपकी राय है? कपिल आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी, दोबारा से बोलिएगा। नहीं, अभी आवाज नहीं आ रही सर। तो बोलिएगा सर कुछ। हाँ, अब आ रही है सर, बोलिए। हाँ, ओके। I'm sorry, is this clear now? Yeah, clear. अच्छा, कुछ गड़बड़ होगी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए जो सेडिशन की लॉ है वो बुलोता साहब ने एकदम सही कहा, काफी वेग है। हमारी कोर्ट्स ने इंटरप्रिटेशंस करी हैं, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस करी हैं और उन इंटरप्रिटेशंस को ध्यान में लाया जा सका है। डिफिकल्टी सिर्फ ये है कि जो इंटरप्रिटेशन होती है वो हमें पता होती है, अनफॉर्चुनेटली पुलिस वालों को नहीं पता होती और गड़बड़ियां यहाँ पे आ जाती हैं, क्योंकि आप जब उनके पास लेकर जाते हो तो आप उनको जजमेंट्स कितनी भी दिखा दो, उनको उनकी आईपीसी चाहिए, उनको उनकी सीआरपीसी चाहिए। तो जैसे चेंजेस बहुत सारी आई है, एक बहुत अच्छा चेंज है, छोटे में बताऊंगा। 41A की एक अमेंडमेंट आई थी जिसमें कहा था 7 साल या 7 साल से कम की सजा हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप अरेस्ट नहीं करेंगे, अरेस्ट करने के लिए आप रीजंस दिखाएंगे। परंतु ये प्रॉब्लम ये होती है कि जो थानेदार है उसके पास 41A नहीं होता उसकी आईपीसी में, सीआरपीसी में, उसको दिखाना पड़ता है कि देखो ये रहा एक्ट, अब आप देखिए, तब उनको समझ आता है। तो साथ में एजुकेशन की भी जरूरत है। ये जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं ये जब हमारे एक्ट्स में आएंगी तो उससे काफी फार रीचिंग चेंजेस आएंगे। ओके, सत्या बहुत संक्षेप में। जो सेडिशन का लॉ है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको 1951 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हुआ था, जो पंजाब हाई कोर्ट उस समय थी। वो ताराचंद और गोपीचंद ऐसे करके कोई केस था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले ऐसे दिए हैं जो 124A को, खासकर बलवंत सिंह केस में, जिसको एक तरह से उसको बहुत हद तक उसको सैनिटाइज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने।
तो अब जो है सो जो 124A है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेटी एग्जामिन करेगी, लेकिन 124A जो ओरिजिनल जो स्टैट्यूट बुक में था वो, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, खासकर बलवंत सिंह के केस के फैसले के बाद, अब ये उतना ज़्यादा इसके दुरुपयोग की ये इसकी संभावना नहीं बनती है। लेकिन अगर स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है तो इस तरह का कोई ना कोई कानून चाहिए होगा, चाहे 124A हो या और कोई हो। आपको नेहरू जी ने भी 50 के दशक में स्टेटमेंट दिया था कि इस कानून को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन उनकी सरकार ने भी इसको बरकरार रखा। उसके बाद अलग अलग दलों की और गठबंधनों की सरकार ने भी इसको बरकरार रखा है। तो ये इंडियन स्टेट को कोई एक टूल चाहिए टू प्रिजर्व इटसेल्फ, प्रोटेक्ट इटसेल्फ, क्योंकि स्टेट का खुद का एग्जिस्ट करना अगर उसको थ्रेट होता है तो एक लीगल टूल चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इसका दुरुपयोग जहां तक हो रहा है उसको रोकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और ये कानून अगर खत्म कर रहे हैं तो फिर इसके बावजूद स्टेट को वो लीगल टूल क्या होगा अगर इफ समबडी ट्राइज टू ओवरथ्रो द इंडियन स्टेट, तो कोई ना कोई उनको कानून चाहिए होगा। और ये जो आर्टिकल 19(2) है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, उसमें सेडिशन नहीं है, उसमें पब्लिक ऑर्डर है, और पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड पे ही जो 1962 में केदारनाथ सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैधता को स्वीकार किया था। वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का वर्डिक्ट है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का। तो इसलिए ये विचार हो सकता है, लेकिन अभी जो कानून है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद वो उतना ज़्यादा घातक नहीं है जो 62 के फैसले के बाद और 1995 में बलवंत सिंह के फैसले के बाद जो बचा हुआ है। वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और जो कमेटी का गठन किया गया है उसका जो दायरा है और किस तरीके से कमेटी काम करती है और पुरानी कमेटी ने क्या रेकमेंड किया है और उसके बाद असल में मूर्त रूप पर क्या सामने आएगा, ये देखना बहुत अहम होगा। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।